हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अतीत में दबे पाँव। यह आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 है और इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है, या ये कह लो कि रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, और इस पाठ में तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में लेखक ने हमें अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर यह बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों नगर महान नगर हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता की किन किन विशेषताओं का और वहाँ पर प्राप्त हुए अवशेषों के आधार पर वहाँ के इमारतें, वहाँ की जल संस्कृति, कृषि आदि के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, यह शहर जहाँ था आज भी वहीं है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं। आप यहाँ पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों ना हो, किसी घर की दहलीज पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान पर झांक रहे हैं। यह नगर भारत का सबसे पुराना थल चिन्ह कहा गया है। मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप हैं। सिंधु घाटी की कला के विषय में जानते हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सृजना का महत्व अधिक था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर सूक्ष्मता से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध प्रदर्शित करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता है वहाँ की सड़कें और वहाँ की इमारतों का निर्माण। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर ही काफ़ी हैं। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह हैं, यानी आड़ी सीधी हैं। लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता की कृषि के विषय में भी उल्लेख किया है। खुदाई में यह बात भी उजागर हुई है कि यहाँ भी खेतीहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लिए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते थे। गेहूँ, सरसों, कपास, जौ और चने की खेती यहाँ की खुदाई में पुख्ता सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ और भी कई तरह की खेती की जाती थी। केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहाँ पर ही मिला था। खुदाई में यहाँ कपड़ों की रंगाई करने के लिए एक कारखाना भी पाया गया। जल्द ही आत्माओं का
बसर होगा यहाँ पर। कुछ ऐसा ही महसूस होता था लेखक को वहाँ की यात्रा के दौरान। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर। इसके साथ ही यहाँ कई जल कुंड भी पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो की देव मार्ग नामक गली में करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध जल कुंड है, जिसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताया है कि खुदाई में मिली मोहरें, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शहर पूरी तरह से योजनाबद्ध बसाया गया था। यह शहर टीलों पर बसा हुआ है, जो कि प्राकृतिक ना होकर कच्ची पक्की ईंटों के बने होते थे। और अगर अब हम ये बात करें कि जल संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता की जल संस्कृति के बारे में चर्चा करते हुए हम ये कह सकते हैं कि पानी की निकासी के उचित प्रबंध के कारण किसी भी रूप में यहाँ पर बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं होता था, क्योंकि नालियाँ आदि सब उचित रूप से ढकी हुई होती थी और घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर होदी तक आती हैं और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती हैं। वे नालियाँ अधिकतर बंद हैं। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से किया गया था। इसी प्रकार एक अजायब घर की भी यहाँ पे चर्चा हुई है लेखक के अनुसार, कि एक छोटा सा अजायब घर है जो कि किसी कस्बाई स्कूल की इमारत की तरह प्रतीत होता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, चाक पर बने हुए विशाल मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर सोने के गहने भी थे, किंतु वे चोरी हो गए थे। तो इस अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, किंतु हथियार कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली हैं और सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुएं, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े हुए दाढ़ी वाले नरेश यानी राजा या भूपति कह सकते हैं, उनकी भी मूर्ति प्राप्त हुई है। लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी जो खुदाई के दौरान जो मिट्टी हुई वहाँ पर और उसमें जो सिंधु नदी का पानी मिल जाता है, तो वो एक दलदल के रूप में वहाँ पे स्थिति बन जाती है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ा। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस प्रकार लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप से वर्णित किया है कि मानो मोहनजोदड़ो की सभ्यता खुद लेखक की जानी पहचानी सी हो। तो ये था आपके चैप्टर अतीत में दबे पांव का सार। थैंक यू।